2025 की दो आतंकी घटनाएं, पहला पहलगाम का हमला और दूसरा दिल्ली कार ब्लास्ट, देश को उन पुराने दिनों की दर्दनाक याद दिला गई जब हर वक्त बम धमाकों का खौफ सिर पे मंडराता था। लेकिन फर्क यह है कि आज भारत कमजोर नहीं है। अगर वो निशाने पर है तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डॉक्टर मॉड्यूल के खुलासे तक संदेश साफ है कि आतंक जब सर उठाएगा उसका अंत तय है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 के कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले से, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। गोंडे मेरी गोंडे। 22 अप्रैल दोपहर 2:40 लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादी दो अलग दिशाओं से फायरिंग शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य साफ था, भारत की टूरिज्म इकोनॉमी और कश्मीर की लौटती शांति को खत्म करना। लेकिन इस हमले में ऐसा पहली बार हुआ था कि धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को। सिर्फ कुछ ही सरकार समझ चुकी थी कि हमला सिर्फ घाटी पर नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। अब प्रतिक्रिया घाटी में नहीं, सीमा पार देने की बारी थी। और फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर, भारत का सबसे तेज, सबसे सटीक बदला। हमले के सिर्फ 15 दिनों बाद 7 मई 2025 रात 2:18 भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा जवाब जो सीधा, तेज और 100% सटीक था। भारतीय सेना ने एक साथ 3 दिशाओं से मिसाइल स्ट्राइक शुरू की। भारत ने एलओसी पार नहीं किया, उसने अपनी ही जमीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी, जो पाकिस्तानी इलाके में गहरे उतरकर टेरर ठिकानों को निशाना बना रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ चेतावनी नहीं देते, कार्रवाई भी करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रिपोर्टों के मुताबिक 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए, कई मिड लेवल कमांडर ढेर हो गए, लश्कर का एक अहम कम्युनिकेशन नोड ध्वस्त हो गया। भारत ने यह भी साफ किया कि किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नहीं छुआ गया, सिर्फ आतंकवाद लक्ष्य था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। हमले के बाद पाकिस्तान से बदला ले लिया, लेकिन जिन आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी वो अब तक आजाद घूम रहे थे। उन आतंकियों को मारना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। सेना ने ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की और हमले के 97 दिनों बाद आतंकी ढेर हो गए। सत्ताईस जुलाई को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान के पास लिटवास के घने जंगलों में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान सुलेमानी शाह के रूप में हुई है, जो अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए,
मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे। 2025 ने भारत को फिर याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक चेतना है। – 2025 भारत के लिए एक ऐसा साल जिसमें सुरक्षा के कई अर्थ बदल गए। पहलगाम में हुए हमले का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि देश एक और बड़े सदमे से गुजरा। दिल्ली, भारत की राजधानी, उस रात दहशत से भर गई जब लाल किला के सामने हुए धमाके ने शहर की रफ्तार को रोक दी। दस नवंबर 2025 शाम 6:52। इस बम धमाके के बाद लाल किला के सामने 13 परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब I-20 कार अचानक तेज चमक के साथ फट पड़ी, धधकती आग, काला धुआं और पल भर में 13 जिंदगियां बुझ गई। लेकिन ये बस एक ब्लास्ट नहीं था, ये थी एक अंतरराष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल की सबसे खतरनाक चाल। ऑपरेशन था डॉक्टर नेटवर्क। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। कई सालों बाद दिल्ली में इस तरह का बम ब्लास्ट हुआ था। लोगों को लगा कि पहले CNG कार में ब्लास्ट हुआ, लेकिन जब चारों तरफ सड़कों पर शव नजर आ रहे थे तो कुछ ही देर में लोग समझ चुके थे कि दिल्ली बम धमाके से दहल गई है। 7 बजे फूटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साजिश की कड़ियां पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों की तरफ जाती दिखी और खुलासा हुआ भारत में कई राज्यों में फैला एक डॉक्टर मॉड्यूल इस हमले का हिस्सा था, जो हमास जैसे नेटवर्क की कॉपी कर रहा था। उसी तरह काम कर रहा था और उसी तरह अस्पतालों को हथियारों के स्टोरेज में बदलने की योजना पर काम कर रहा था। इस खतरनाक मॉड्यूल का पहला पर्दाफाश हुआ जम्मू कश्मीर से, जहां जासिर बिलाल नाम का युवक पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूला कि मॉड्यूल ड्रोन, रॉकेट, कार ब्लास्ट जैसी ट्रिपल लेयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था। बिलाल का काम था ड्रोन और कार को मॉडिफाई कर उन पर छोटे बम सेटअप लागू करना, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके। लेकिन एजेंसियों की नजरें तब तेज हुई जब सामने आया कि इस मॉड्यूल को लगातार तकनीकी मदद मिल रही थी। यही वो कड़ी थी जिसने पुलवामा के टेक्नीशियन तुफैल तक पहुंचाया। तुफैल से बरामद कुछ डिजिटल सुराग बताते हैं कि उसका रोल साधारण टेक सपोर्ट का नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, एन्क्रिप्शन और रिमोट ट्रिगरिंग में था। फिर सामने आया डॉक्टर आदिल राठर, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया कि बारामूला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों में गुप्त हथियार स्टोरेज बनाने की योजना थी, ठीक उसी पैटर्न पर जैसा गाजा में हमास इस्तेमाल करता था। बच्चा जो कश्मीर घाटी से है, जो जिसका सारी जिंदगी का एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और फिर भी वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने ही देश को के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। तो ये इसकी गहराई में जाने की जरूरत है और उस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच की कड़ियां फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी तक पहुंची। यहीं से जुड़ा था डॉक्टर उमर, वही शख्स जिस पर धमाके वाली I-20 कार खरीदने का आरोप है। फिर तो दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की कड़ी जुड़ने लगी। हर कोई देखकर हैरान था कि डॉक्टर
जिसके ऊपर जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वो आतंकी कैसे बन गए? तीन अलग अलग जगह, तीन खौफनाक हादसे और एक ही सवाल, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? अहमदाबाद में उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया। गोवा में डांस और म्यूजिक के बीच भड़कती आग और जैसलमेर में धधकती बस, जिसमें मिनटों में कई जिंदगियां राख बन गईं। तकनीकी चूक, लापरवाही और नियमों की अनदेखी, तीन हादसों की कड़ियां एक जैसी हैं। 2025 में ये तीन त्रासदियों ने देश को हिलाकर रख दिया। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट की रनवे पर जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही चंद सेकंड में भारत के इतिहास के सबसे भयावह हवाई हादसों में से एक दर्ज होने वाला है। टेक ऑफ के बाद विमान मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा ही था कि अचानक कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गया। इंजन बंद पड़ गए, विमान ने ताकत खो दी और चंद पलों में आसमान में उड़ने का सपना लेकर बैठे यात्री मौत की ओर बढ़ गए। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 231 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयरपोर्ट के पास बने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन तेज धमाके के साथ जा गिरा। आग का ऐसा भयानक गुबार उठा कि देखते ही देखते पूरी जगह धुएं और चीख पुकार से घिर गई। बचाव दल पहुंचा पर बहुत देर हो चुकी थी। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच पाए। भारत के एविएशन इतिहास में ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे दुनिया ने हैरानी से देखा। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सबक है कि सुरक्षा के किसी भी मानक पर जरा सी चूक सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। जगह जगह लगी लकड़ी, फाइबर और प्लास्टिक की सजावट ने आग को और भी भड़का दिया। आग का रीजन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई और ये आग इतनी हो गई है कि तुरंत करीबन आधे घंटे में ये आग पूरे क्लब में फैल गई। मौका वारदात पर अफरा तफरी मच गई। सकरा, एंट्री एग्जिट, भीड़ और तेजी से फैलती लपटों ने लोगों को बाहर निकलने का समय ही नहीं दिया। इस भयानक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें क्लब के कर्मचारी और पर्यटक दोनों शामिल थे। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दौड़ती एक निजी बस अचानक आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में लोग राख में बदल गए। हादसा दोपहर करीब 3:30 पर हुआ। बस जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही थी और उसमें लगभग 57 यात्री सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 यात्रियों की मौत हो गई। रास्ते में अचानक बस के पीछे से धुआं उठना शुरू हुआ। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तभी बस के अंदर तेज धमाके जैसी आवाज आई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग का गोला बन गया। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने शक जताया है कि बस में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी भड़की और कुछ ही पलों में आग पूरी बस में फैल गई। एक ही एग्जिट और भयानक धुएं ने अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने मौके पर ही जलकर दम तोड़ दिया, जबकि 15 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। लेकिन कुछ जांच रिपोर्ट के मुताबिक बस के अंदर पटाखों में विस्फोट होने की वजह से आग तेजी से फैल गई थी। एक ही साल और देश के अलग अलग कोनों से एक जैसी तस्वीर तबाही की, विनाश की, बेबसी की। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ टूटे, जम्मू में नदियां उफनती हुई नजर आईं, उत्तराखंड में बादल फटे तो बिहार और पंजाब में पानी ने पूरे के पूरे इलाके को निगल लिया।
2025 की ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम, प्लानिंग और तैयारियों की असलियत भी खोल कर रख देती है। अगस्त 2025 की ये तस्वीर है। हिमाचल के धराली की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कांप गया था। कुछ ही मिनटों में सब कुछ पत्थरों और उफनते सैलाब में बदल गया था। ये तस्वीरें उसी तबाही की हैं, जहां बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके को जैसे निगल लिया। हम लोगों को बोला कि सामने गांव देखो धराली में क्या हो रहा है ये। तो हम लोगों ने जैसे देखा, हमने सामने पे जाते ही हमने उनको जो है सीटी बजाना मुंह और ऊपर से नीचे आ ही रहा था। वो आधे रास्ते पे था, वो गांव में नहीं आया था, मंदिर के पास भी नहीं आया था। तो हम लोगों ने उनको जो सीटी बजा के और आज चिल्ला चिल्लू के बोला तो उन्होंने सुन तो लिया था। इसमें हमारे गांव के 2 लोग थे जिन्होंने हमको बताया बाद में कि आप लोगों ने सीटी बजाई थी या आवाज मारी थी। हम लोग काफी लोगों ने सुना। यहाँ मौजूद सारे मकान तबाही के पहले खड़े थे, लेकिन कुछ ही देर में मलबे का ढेर बन गए। सड़कें कट गई, दुकानें बह गई और बादल फटने के बाद सैलाब की तरह धराली की ओर आता पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ता चला गया। राहत दल काम करते रहे, लेकिन 3 दिन का वक्त लग गया था यहां तक पहुंचने में। मलबा और भारी पत्थर अब तक जस के तस पड़े हैं। इस लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार की ओर से की गई और कहा गया कि लगभग 60 लोग लापता हो गए हैं। कई दिनों तक रेस्क्यू टीमें मलबे के अंदर टॉर्च डालकर किसी हलचल, किसी सांस, किसी उम्मीद को खोजती रही, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि सही आंकड़ा आने में महीनों का वक्त लग गया। धराली के लोग आज भी दहशत में हैं। 2025 में हिमाचल की तबाही सिर्फ प्रकृति की मार नहीं बल्कि जलवायु संकट की एक सख्त चेतावनी भी है। इस साल जम्मू कश्मीर में तबाही वाला मानसून आया। ऐसा मानसून जैसा 117 साल पहले आया था। अगस्त को 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। 1910 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। अगस्त 1973 में 296 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे पहले 1928 में 228.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया था। यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, कई लोग जो हैं अभी भी लापता है। 14 अगस्त 2025 को किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड आया। इस आपदा ने 67 लोगों की जान ले ली, लगभग 300 लोग घायल हुए और 200 से अधिक लोग लापता हो गए। 26 अगस्त 2025 को वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कम से कम 33 तीर्थयात्री की मौत हो गई। इसके अलावा रियासी और रामबन में हुई क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 11 लोग मारे गए। पिछले 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे भयंकर बारिश और बाढ़ रही। 2014 के बाद का सबसे विनाशकारी मानसून रहा। जब थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही थी, पीछे से बादल आया, पेड़ पत्थर मिट्टी सब इकट्ठा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम भाग गए यहाँ से, बहुत मुश्किल। जो लोग नीचे नाले में थे वो सब बह गए नीचे। तो जो इधर दुकानें पे थे वो भी कुछ पीछे हो गए, कुछ पीछे मंदिर के पास थे। सर मंदिर के उधर लंगर चल रहा था, उधर भी बहुत थी, फौज भी थी और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी। तो कुछ लोग निकाले जख्मी, कुछ लोग नीचे ही हैं अभी। पीछे से बहुत नाला आ गया, पत्थर भी आ गए, पहाड़ी भी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, मिट्टी आ गई, बहुत शोर हुआ। हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो, लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके। तो वो नाले बह गए, कोई डेड बॉडी इधर से निकाली, कोई इधर से निकाली। कितने लोग बह गए होंगे? 100-150 नीचे था नाले में। तो कुछ होटलों में थे, कुछ उस साइड में थे, लगभग 500-600 आदमी बह गया।
आप उस समय यही मौजूद थे? इधर ही मौजूद थे। अपनी आंखों से देखा लोगों को बहते हुए? अपनी आंखों से। जम्मू में तबाही का ये मंजर सिर्फ आंकड़ों में दर्ज कोई हादसा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदों, बहते घरों और उजड़े खेतों की दर्दनाक तस्वीर है। 117 साल बाद आई इस बारिश ने पूरे इलाके को बेबस कर दिया था। चिनाब, तवी और नालों का उफान 1 महीनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहता रहा। अमृतसर इलाके का सामने मेरे बिल्कुल रावी दरिया है, वहीं से बांध टूटा और पानी आना वहीं से शुरू हुआ। डेरा बाबा नानक का 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां अभी भी पानी भरा है और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां तक अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ते पूरी तरह से पैक्ड हैं। – 2025 में अगस्त में पूरे पंजाब का यही हाल था। आसमान से न सड़कें नजर आ रही थी, न खेत। 23 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। 1655 गांव पानी में डूब गया था और 55 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस बार बेघर हो गए थे। 1,75,000 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो गई थी और 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया था। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। 2025 में पंजाब में इस बार आसमान से बरसी बूंदें और बेहिसाब बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी पानी पानी हो गई थी। खेत खलिहान, गांव और शहर सब पानी में डूब गए थे। नुकसान होया, कुछ विच बंदे भी रुड़ गए। अच्छा, हाँ। 2-3 जनानियां रुड़ियां ने। बहुत नुकसान होया। एक जनानी खुद 2-3 औरतें भी बह गई पानी में। हम छत पे ठहरते हैं, वो तरपाल लगाई है। अच्छा, ये बताइए खाने पीने के लिए कुछ है वहाँ? ना, ऐसे मिल रहा है, इधर उधर ही सूट के जाते हैं ऐसे। पंजाब की हर छोटी बड़ी नदी उफान पर थी। जिन सड़कों पर रोजाना आवाजाही होती थी, वो समंदर जैसी लहरों में खो गई थी। बहुत जरूरत थी, खाने पानी की बहुत दिक्कत थी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं था इधर, क्योंकि चारा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं जी, इतनी फसलें थी सारी बर्बाद हो गई हैं और पशुओं के लिए भी चारा खत्म हो गया है। चारा तो चलो अपना तो गुजारा हो रहा है, खाने के लिए घर में पड़ा होता है, लेकिन पशुओं के लिए बहुत कम है। किसानों की मेहनत खेती में लहलहा रही थी, लेकिन बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जिन खलिहानों में सोने जैसी फसलें होती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। कई कलाकारों ने पंजाब सरकार को सपोर्ट किया। कई कलाकारों ने कई गांव को गोद ले लिया। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ये कहना चाहांगा कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ और बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों का जलस्तर खतरे के ऊपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से पंजाब का कोना कोना डूब गया था। बाढ़ और बारिश ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दिया था। कृषि, सड़क और घर हर स्तर पर नुकसान हुआ था। इस त्रासदी ने न सिर्फ हजारों परिवारों को बेघर किया, बल्कि नीतियों और योजनाओं की खामियों को भी उजागर कर दिया था।